हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में कोशिका विज्ञान का एक टॉपिक लेकर के चल रहे थे अपन, जिसका नाम था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी कोशिकाओं के प्रकार की बात कर रहे थे अपन। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों कोशिकाओं में तुलनात्मक अध्ययन अपन कर रहे थे, जिसमें अंतर के साथ में हर एक कोशिका का विस्तृत विवरण भी अपना चल रहा था। तो अपन एक टेबल के रूप में उस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार कर रहे थे, जिसमें लगभग अंतर जो है वो अपन ने कर लिए थे। कुछ एक अंतर, छोटे मोटे अंतर और रह रहे हैं, जो अपन आज की वीडियो में पूरा करके इस टॉपिक को अपना पूरा करते हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं चल रही थी अपनी, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी कोशिका का प्रकार था यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक नाम और दिया था अपन ने, असीम केंद्र की कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका को ससीम केंद्र की कोशिका भी कहा था अपन ने। उदाहरण बताए थे मैंने दोनों में आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसके अंदर उदाहरण अपन ने किया था कौन कौन सा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोटिक कोशिका में सभी पादप, जंतु, कवक, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण किए थे। अंतर में अपन ने कौन कौन से अंतर कर लिए थे, उनका छोटा सा एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अपन ने अंतर में किया था, आकार की बात की थी, ये छोटी होती है, बड़ी होती है। केंद्रक के संबंधित अंतर किया था, केंद्रक इनमें अल्प विकसित या असत्य केंद्रक होता है, इनके अंदर सुविकसित या सत्य केंद्रक होता है, क्योंकि इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, जबकि इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक सत्य केंद्रक है और ये असत्य केंद्रक है। उसके बाद में अपन ने अंतर किया था झिल्ली युक्त कोशिकांगों की। ऐसे कोशिकांग जिनमें खुद की झिल्ली पाई जाती है, वो सभी कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये कौन कौन से कोशिकांग किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, अंतःप्रदिवी जालिका, लाइसोसोम्स, रिक्तिका में कभी कभी गैस रिक्तिकाएं छोटी मोटी पाई भी जा सकती है, मगर ये सभी कोशिकांग जो थे वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित थे और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित थे। अगला अपन ने अंतर किया था कोशिका भित्ति से संबंधित। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीवाणुओं में और नीलहरित शैवालों में, जबकि अपवाद स्वरूप माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इधर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में और कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जीवाणुओं में और नीलहरित शैवालों में कोशिका भित्ति किस संरचनात्मक घटक की बनी होती है, उसका नाम आपको मैंने बताया था, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और इधर पादप कोशिकाओं में सेलुलोज और पेक्टिन यानी पेक्टोसेलुलोज की, और कवकों के अंदर काइटिन की बनी होती है। ये सब अपनी क्लासेज जो चल रही है ये मेन क्लासों में ही शामिल हो चुकी है। अब अपन अगली क्लास जो आएगी उसके अंदर मैं आपको शुरुआत से वापस कोशिका विज्ञान से चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा, यानी पूरा चैप्टर लेकर के स्टार्ट करेंगे, मगर यही चीज़ें रिपीट होगी, क्योंकि अपन चैप्टर ही पहले कोशिका वाला ही लेंगे। जो चीज़ें अपन ने बेसिक में की है ना, वही चीज़ें अपन अपने मेन सिलेबस में करेंगे, जिससे अपन को फायदा मिल जाएगा कि अब तक जितना बेसिक पढ़ा है ना अपन ने, वो पूरा का पूरा बेसिक ऐसे के ऐसे अपने मेन सिलेबस में काम में आ जाएगा। तो अगली क्लास जब होगी अपनी, तो उसके अंदर मेन सिलेबस के अंदर आ जाएंगे, अपन मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें अभी तक जो वीडियो में पढ़ी है अपने कोशिका की लेकर अब तक बातें, उन सभी बातों को एक बार अपन रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद में इनके नोट्स भी आपको भेजने में स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको फेयर नोटबुक के अंदर अपने नोट्स भी बनाते चलने हैं। तो अगली क्लास से अपन इस टॉपिक को पूरा करना था, इसलिए आज से ही मैं भेजना चाह रहा था, मगर इस टॉपिक को आज पूरा करना था, इसलिए अपन ने ये छोटा सा टॉपिक अपना थोड़े से 2-4 अंतर और बचे थे तो वो पूरे कर लेते हैं। उसके बाद में अगली क्लास के अंदर शुरुआत से कोशिका विज्ञान को एक बार फिर से करेंगे, और उसके बाद में जहाँ तक हो गया उनके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखना। अंतर में अपन बात कर रहे हैं तो कोशिका भित्ति से संबंधित अंतर बता दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद में यहाँ तक के अंतर अपन ने कर लिए थे, एक और किया था अंतर। एक अंतर अपना लास्ट में चल रहा था कि झिल्ली युक्त कोशिकांगों की बात कर रहे थे, वो सभी इधर अनुपस्थित थे, इधर उपस्थित थे, मगर एक कोशिकांग ऐसा है जो झिल्ली विहीन होता है, जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, वो है राइबोसोम।
तो राइबोसोम जो है वो दोनों में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो होता है वो कौन से प्रकार का होता है, 70S प्रकार का, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा होता है, 80S प्रकार का। ठीक है, मगर पादप और जंतु कोशिकाओं में 70S प्रकार के भी पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य तो 80S है मगर 70S भी पाया जाता है। मुख्य की बात करते हैं तो इधर 70S है, इधर 80S। अब राइबोसोम के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है कोशिका में पाए जाने वाला। ठीक है, झिल्ली विहीन कोशिकांग है और इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम प्रोटीन निर्माण है, प्रोटीन संश्लेषण है। राइबोसोम में S का मतलब 70S में S का मतलब आपको बताया था मैंने, श्वेतबर्ग इकाई। S का मतलब होता है श्वेतबर्ग इकाई। श्वेतबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने राइबोसोम की कंप्लीट संरचना का अध्ययन किया था और अवसादन गुणांक निकाला था। अवसादन गुणांक के बारे में बताया था, जिन्होंने ये बताया था कि राइबोसोम एक पूर्ण अणु जो राइबोसोम का है वो 2 छोटी उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। एक बड़ी उप इकाई जो होती है 50S और दूसरी होती है छोटी उप इकाई जिसका नाम है 30S। जोड़ने पर 80 हो रहे हैं मगर बनेगा 70S राइबोसोम। ठीक है, तो बड़ी उप इकाई 50S और छोटी उप इकाई 30S। इसी प्रकार से 80S राइबोसोम जो होता है वो भी 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। बड़ी उप इकाई जो होती है वो 60S होती है, छोटी उप इकाई जो होती है वो 40S होती है। जोड़ने पर 100 हो रहे होंगे मगर 80S ही होने का, यानी ये इस प्रकार से जुड़ी होती है इकाई है कि ये बड़ी उप इकाई 60S है और ये छोटी उप इकाई जो होती है ये 40S है। तो ये बना कितना, 80S प्रकार का राइबोसोम। इसी प्रकार से इधर अपन बात करते हैं, बड़ी उप इकाई 50S और छोटी उप इकाई जो होती है वो 30S। बना कौन सा, 70S प्रकार का राइबोसोम। ठीक है, ये अपन आगे राइबोसोम को अलग से पढ़ेंगे तब भी आपको मैं बताऊंगा। थोड़ी बहुत बातें मैं और बता देना चाहता हूँ कि राइबोसोम की दोनों इकाइयाँ जो होती हैं वो किस रासायनिक तत्व की उपस्थिति में जुड़ती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक रसायन का आपको ध्यान में रखना है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन की बहुत ही निम्न सांद्रता के ऊपर राइबोसोम की दोनों इकाइयाँ आपस में जुड़ती है और जुड़ करके राइबोसोम कंप्लीट अणु, पूर्ण अणु राइबोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से राइबोसोम के बारे में बात की थी अपन ने पिछले वीडियो में। अब अपन बात करते हैं अगले अंतर की। अगला अंतर जो है वो है मीजोसोम से संबंधित। कौन सा, मीजोसोम से संबंधित। तो 6 नंबर का अंतर आ जाएगा मीजोसोम। मीजोसोम एक ऐसी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। अब ये होते क्या है मीजोसोम, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु कोशिका की अगर अपन चित्र बनाते हैं तो कोशिका भित्ति जीवाणुओं में पाई जाती है। फिर कोशिका झिल्ली जो होती है वो झिल्ली एक स्थान ऐसा होता है जहां पर अंदर की तरफ ऐसे अंतर्वलित होकर के एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करती है। चारों तरफ इस प्रकार से सीधी चल रही है मगर एक जगह घूम करके इस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है जिसे कहते हैं मीजोसोम। इस मीजोसोम का कार्य जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है उसके समान होता है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो इनमें पाई नहीं जाती और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन से संबंधित होता है, एटीपी का निर्माण होता है श्वसन की क्रिया से। तो श्वसन से संबंधित जितने भी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो मीजोसोम के अंदर बनते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में उसके क्षतिपूर्ति यानी उसका कार्य जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीजोसोम के द्वारा किया जाता है, जीवाणु कोशिकाओं में मीजोसोम के द्वारा किया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मीजोसोम की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इनमें तो खुद में माइटोकॉन्ड्रिया अलग से पाई जाती है, इसलिए मीजोसोम इधर उपस्थित होते हैं, इधर अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं लैंगिक जनन की। दोनों कोशिकाओं में लैंगिक जनन से संबंधित क्या अंतर होता है। लैंगिक जनन से बात करते हैं तो इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। जीवाणु कोशिकाओं में वास्तविक लैंगिक जनन जो है ना वो अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन जो वास्तविक जनन होता है वो तो अनुपस्थित है मगर इनमें लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन एक विशिष्ट प्रकार के जनन से होता है जिसको नाम बोलते हैं लैंगिक पुनर्संयोजन। ये क्या होता है ये आगे अपन टॉपिक आएगा तब बताऊंगा आपको मैं। लैंगिक पुनर्संयोजन जो होता है ना वो इनमें पाया जाता है, यानी वास्तविक लैंगिक जनन नहीं बोल सकते ये,
वास्तविक लैंगिक जनन तो अनुपस्थित है, उसका प्रतिस्थापन हो जाता है, लैंगिक पुनर्संयोजन जरूर पाया जाता है। और इधर लैंगिक जनन, जो वास्तविक लैंगिक जनन है, वो पाया जाता है। अलैंगिक जनन की बात करते हैं अपन, अगला अंतर अपन करते हैं अलैंगिक जनन से। तो अलैंगिक जनन जो है वो तो दोनों में ही पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले अंतर की, कोशिका विभाजन से संबंधित को क्या अंतर होता है। तो कोशिका विभाजन से अगर अपन बात करते हैं तो कोशिका विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, असूत्री। जबकि इधर जो एक सरल प्रकार का कोशिका विभाजन है, सरल कोशिका विभाजन होता है ये। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जटिल प्रकार के कोशिका विभाजन, जैसे नाम सुना है आपने समसूत्री, समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होते हैं ना, वो केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस प्रकार के समसूत्री, अर्धसूत्री प्रकार के जटिल प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, ये इनमें नहीं पाए जाते, इनमें असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला अंतर की, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्लाज्मिड के बारे में, वैसे तो अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जीवाणु कोशिका जो होती है, जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उस जीवाणु कोशिका में अगर अपन चित्र बनाते हैं तो इनमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है इनका, वो बिना केंद्रक झिल्ली के ही पाया जाता है। चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं है, ये आनुवंशिक पदार्थ हो गया, यानी इनका डीएनए हो गया, ये नग्न डीएनए पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। ये मुख्य डीएनए है, ये मुख्य डीएनए है इस कोशिका का, जो हर एक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है ना, वो डीएनए इनके अंदर बिना केंद्रक झिल्ली के ऐसे ही पाया जाता है, जिसको अपन केंद्रकाभ कहते हैं। इस मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक वर्ताकार डीएनए का अणु और पाया जाता है। वर्ताकार यानी इस प्रकार से गोल डीएनए जो होता है द्विरज्जुकी होता है, अपन को पता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से द्विरज्जुकी है, दोनों रज्जु कैसे बनाती है, मैंने दो लाइनें बना दी वर्ताकार में। तो ये भी एक डीएनए है, ये तो मुख्य डीएनए हो गया। इसके अलावा वर्ताकार स्व प्रतिकृति योग्य यानी अपनी जैसे ही अपनी कॉपी खुद तैयार कर सकता है, ये एक अतिरिक्त डीएनए और पाया जाता है। इस डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त डीएनए और पाया जाता है। ये अतिरिक्त डीएनए जो जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है, अतिरिक्त क्यों बोला, ये मुख्य डीएनए के अलावा अलग से और पाया जाता है। ये अतिरिक्त डीएनए जो होता है ना, जो प्लाज्मिड कोशिकाओं में पाया जाता है, जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मिड किसमें बनाया है मैंने, जीवाणु कोशिका में तो बनाया है। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड जैसी संरचना कुछ नहीं होती है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर तो जो केंद्रक होता है ना, उस केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है इस प्रकार से, एक ही डीएनए है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, हरितलव के अंदर भी डीएनए होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर अलग से इस प्रकार से कोई डीएनए नहीं पाया जाता। इसलिए ये कह सकते हैं अपन कि प्लाज्मिड केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला अंतर अपन छोटे मोटे अंतरों में और चलते हैं। वैसे तो काफी अंतर हो गए हैं, मगर छोटे मोटे अंतरों की और अपन बात करते हैं। तो जैसे अपन बात करें कसाब, कसाब क्या होते हैं, कोशिकाओं के बाहर, जैसे कोई कोशिका इस कोशिका के बाहर इस प्रकार से रोम सदृश से सूक्ष्म संरचनाएं निकलती है, उन्हें कसाब बोलते हैं अपन। तो कसाब जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी पाए जाते हैं। इन कसाब का कार्य होता है, कोई भी जीव जो होता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनको गतिशील बनाए रखने के लिए, गति करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कसाब जो होते हैं उनमें इस प्रकार से तरंगाग्र गति होती है, जिसके कारण से छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं। गति करने के लिए इनकी सतह के ऊपर सूक्ष्म रोम सदृश संरचनाएं निकली रहती है, उनको कसाब या कसाभिका बोलते हैं अपन। कसाभिका भी बोल सकते हैं, कसाभिका या कसाब। ये कसाभिका जो होती है दोनों कोशिकाओं में पाई जा सकती है, हर एक कोशिका में कसाभिका नहीं होती है। कुछ जीवाणु होते हैं जिनमें कसाभिका पाई जाती है, जो गतिशील प्रवृत्ति के होते हैं उनमें कसाभिका पाई जाती है, जो अगतिशील है उनमें कसाभिका नहीं पाई जाती। इसी प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो गतिशील होती है उनमें कसाभिका है, जो नहीं होती उनमें नहीं है। मगर है तो भी दोनों में अलग अलग हैं कि इनके अंदर जो कसाभिका पाई जाती है वो एक प्रोटीन का नाम है जिसका नाम है फ्लेजिलिन। फ्लेजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं।
फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। कशाभिका जिनमें पाए जाते हैं उनमें फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और इनमें कशाभ जो होते हैं वो ट्यूबिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये एक अंतर और हो गया है। और लास्ट अंतर अपन करते हैं रिक्तिका से संबंधित। तो रिक्तिका वैसे तो पाई नहीं जाती है इनके अंदर, मगर पाई जाती है तो छोटी छोटी गैस रिक्तिकाएं पाई जाती है। जबकि इधर अपन बात करते हैं तो पादप कोशिकाएं जो होती है ना, उन पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसे रसधानी भी बोलते हैं। बड़ी रिक्तिका इनमें पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये अपने टोटल 11 अंतर अपन ने किए हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इनमें आज जो अंतर बताए हैं ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा है। मेन अंतर मैं आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ। इन अंतर के साथ में इस टेबल में अपन ने पूर्ण रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका का वर्णन भी कर लिया है, पूर्ण रूप से यूकैरियोटिक कोशिका का वर्णन भी कर लिया है। ठीक है, अगले वीडियो में क्या करना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अगले वीडियो में अपन मेन सिलेबस में आकर के और अपना साइटोलॉजी वाला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।